नमस्कार साथियों। आज हम आपसे जो प्रस्तावना है, पहले लेक्चर में मैंने आपसे प्रस्तावना का बेसिक बताया था, एक सामान्य परिचय आपको समझाया था। सामान्य परिचय हमने बताया था कि प्रस्तावना आखिर क्या है। सही है। इसके बाद हमने प्रस्तावना के तत्व बताए थे। क्या बताए थे? तत्व बताए थे, और ये तत्व जो थे वो चार। सही है। आज के लेक्चर में हम आपसे चर्चा करेंगे कि ये जो तत्व हैं, इन तत्वों का अर्थ क्या है। कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो शब्द यूज किए गए हैं, उन शब्दों का जो है मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, ये हम जानेंगे। और ध्यान रखना, ये प्रस्तावना की विशेषताएं भी हैं। क्या है? प्रस्तावना की क्या है? ये विशेषताएं भी हैं। सही है। यदि विशेषताएं पूछी जाए तो आप इनको भी क्या करेंगे? इन्वॉल्व करेंगे। सही है। और इसके बाद आईएएस और पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा होती है, उसके लिए इसका महत्व क्या है। सही है। इससे संबंधित मुद्दे क्या हैं, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि प्रस्तावना में चार तत्व हैं। पहला जो तत्व है वह है सत्ता, अर्थात जो पावर है उसका स्रोत क्या है। दूसरा, सत्ता का स्वरूप क्या है। सत्ता का स्वरूप क्या है, इसे मैंने कहा था कि भारत का स्वरूप, भारत का नेचर कैसा है, इसके बारे में। और तीसरा, सत्ता का जो उद्देश्य है ये क्या है, ये बात की थी हमने। और तीसरा जो है, जो चौथा है, वो बताया था, हमने कहा था कि तिथि के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? तिथि के बारे में बात करें। तो आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो शब्द यूज किए गए हैं, उन शब्दों का अर्थ क्या है, उनके मायने क्या है। तो पहला जो शब्द है, सत्ता का स्रोत जो है वह है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या? बी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर से भी ये प्रश्न पूछा गया कि हम भारत के लोग जो हैं, इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने इस पर बहुत डिटेल बात की। तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम अपने तरीके से, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हम पॉलिटी के संदर्भ में इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। और आप देखेंगे कि आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। देखिए, नोट डाउन करते रहिए, आप लिखते जरूर रहिए जो भी है। सही है। फैक्चुअल नहीं पढ़ाता हूं मैं, ये सब रट्टा वाली नहीं। आप कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होंगे तो आप सारे एग्जाम क्या हो जाएंगे? निकल जाएगा। तो देखिए, हम पहला शब्द यूज कर रहे हैं कि जो सत्ता है, सत्ता का उद्देश्य नहीं, सत्ता का स्रोत, सोर्स ऑफ पावर, जिसमें शब्द लिखा गया है हम भारत के लोग। क्या? हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। बी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका अर्थ क्या है? देखिए, भारत में लोकतंत्र है। क्या है? भारत में क्या है? लोकतंत्र। समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? जनता का शासन। क्या? जनता का शासन। क्या है? जनता का शासन। अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा है, जनता का शासन। तो जनता के शासन का मतलब यह है कि शासन करने की जो शक्ति है वह किसके पास है? जनता के पास है। शासन करने की जो शक्ति है, पावर है, वह किसके पास है? जनता के पास है। अब जनता के पास क्या विकल्प हो सकते हैं? जनता के पास विकल्प हो सकता है पहला, कि जनता स्वयं शासन करे। क्या करे? स्वयं शासन करे। और दूसरा विकल्प क्या है? कि जनता स्वयं शासन न करे। तो जब जनता स्वयं शासन करती है तो इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या कहा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी।
और दूसरा है जब जनता स्वयं शासन नहीं करती है तो इसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र, जिसमें जो जनता है वह प्रतिनिधि चुनती है। क्या है? जनता क्या करती है? प्रतिनिधि चुनती है। सही है। और प्रतिनिधि जो है वे क्या करते हैं? शासन करते हैं, कानून बनाते हैं, ये सारा काम करते हैं। जैसे विधायक, सांसद जो लोग हैं वो। अब आप इन दोनों में स्थिति में देखेंगे कि यहां दोनों में शासन की जो शक्ति है वो कौन है? जनता। सही है। शासन की जो पावर है वो किसके पास है? जनता के पास है। किसके पास है? जनता के पास है। मतलब यदि शक्तिशाली कोई है तो वो कौन है? जनता है। कौन जनता है? अब चूंकि यह कहां के लोकतंत्र की बात कर रहा है, ये जनता कहां की है? चूंकि हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की जनता, क्या? भारत की जनता का शासन। क्या हो, ये शब्द लिख सकते हैं हम, भारत की जनता का शासन। सही है। अब भारत की जनता, सही है, ये क्या है? भारत की जनता मतलब हम लोग। क्या? हम लोग। सही है। तो भारत की जनता का मतलब हम लोग, हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या हुआ? हम भारत के लोगों का शासन। इसका शासन, हम भारत के लोगों का शासन। सही है। अब ये अलग बात है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अलग बात। सही है। भारत के अंदर कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र में आपने सुना पढ़ाया जाता है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में। तो लोकतंत्र में देखें तो इस जनता का मतलब है भारत की जनता, मतलब हम लोग। क्या है? हम लोग। सही है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो समस्त शक्तियां हैं, समस्त शक्ति जो है वह किसमें निहित है? वह निहित है भारत की जनता में। किसमें? भारत की जनता। किसमें निहित है? भारत की जनता में। सही है। अर्थात इस पूरे एक शब्द को, इस पूरे जो पढ़ाया गया इसको एक शब्द में देखें तो इसका मतलब ये निकला कि एक शब्द है, टेक्निकल शब्द है, जिसका नाम है संप्रभुता। क्या? संप्रभुता जनता में निहित है। किसमें निहित है? जनता में निहित है। किसमें निहित है? जनता में निहित है। संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में निहित है। और संप्रभुता का मतलब होता है शासन करने की शक्ति। सही है। यहां पर अर्थ लिख सकते हैं संप्रभुता। सॉवरेनिटी का मतलब होती है शासन करने की शक्ति। शासन करने की शक्ति। सही है। तो शासन करने की शक्ति जो है वह संप्रभुता। उसमें मालिक कौन है? अब वो अलग बात है कि भारत में जो जनता है वो डायरेक्ट शासन नहीं करती, वह क्या, वह है अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है। लेकिन यह शासन परमानेंट नहीं है। ध्यान रखना, सिर्फ 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो हम भारत के लोग का मतलब है कि जो सत्ता है, सत्ता का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग हैं, अर्थात भारत की जनता है। सभी शक्तियां जनता में निहित हैं। अर्थात एक शब्द में देखें कि संप्रभुता, सॉवरेनिटी। संप्रभुता किसके पास है? जनता के पास है। मालिक कौन है? जनता है। तो बी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि समस्त शक्तियां जो है वह जनता में निहित हैं और जनता ही जो है सभी शक्तियों की मालिक है। जनता जो है अपने प्रतिनिधि को क्या देती है? शक्ति देती है। क्या देती है? शक्ति देती है। और शक्ति दे करके अपने लिए शासन करने के लिए कहती है। तो हम भारत के लोग का अर्थ समझ में आया। तो संविधान सभा में जो लोग थे वो लोग भी हम भारत के लोग ही थे। 10 लाख की जनसंख्या, आपको संवैधानिक विकास पढ़ाया जाएगा, संविधान सभा पढ़ाई जाएगी, तो उसमें बताया जाएगा कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया। क्या चुना गया? एक प्रतिनिधि को चुना गया। समझ आया? तो ये शब्द आपको समझ में आ गया होगा क्लियर कि हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग का मतलब ये हुआ कि संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में निहित है। सही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल अगला देखिए शब्द। तो सत्ता का स्रोत समझ में आया, उसका अर्थ समझ में आ गया आपको।
अगला देखिए, अब अगला तत्व जो है, तो पहला जो तत्व हमने बताया कि सत्ता का स्रोत, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। दूसरा जो है वह है सत्ता का स्वरूप, नेचर, सत्ता का स्वरूप, नेचर ऑफ पावर या नेचर ऑफ अथॉरिटी भी कह सकते हैं। सही है, इसे हम भारत का स्वरूप भी क्या कह सकते हैं, भारत का स्वरूप, सत्ता का स्वरूप। तो सत्ता के स्वरूप में पहला शब्द यूज किया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या शब्द है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो प्रभुत्व का मतलब है मालिकाना हक, एक ऐसे कह सकते हैं मालिकाना हक। सही है, मालिकाना हक कह सकते हैं हम इस शब्द। तो संपूर्ण प्रभुत्व, भारत क्या है, पूरी तरीके से मालिक है। क्या है, भारत अपने देश का पूरी तरीके से मालिक है। सही है, तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत पूर्णतः स्वतंत्र देश है। सही है, कैसा देश है, स्वतंत्र देश। इंडिया इज ए टोटली इंडिपेंडेंट कंट्री। भारत जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र देश है। बाहरी शक्ति जो है, बाहरी शक्ति के अधीन नहीं, बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, कोई भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है भारत। भारत अपने शासन करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, शासन करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। मतलब भारत जो है अपने निर्णय लेने और निर्णयों को क्रियान्वित करने, क्या करने, इंप्लीमेंट करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। इंडिया जो है क्या है, अपने किसी भी डिसीजन को लेने की पूर्ण स्वतंत्रता है भारत को, और ये निर्णय स्वतंत्रता से संबंधित हो, सहन सुरक्षा से संबंधित हो, सॉरी, ये निर्णय विकास से संबंधित हो, ये निर्णय न्याय से संबंधित हो, किसी से संबंधित हो सकते। अर्थात भारत जो है वो अपने सभी निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। ये निर्णय जो है आंतरिक स्तर पर, भारत जो है आंतरिक स्तर पर अपने स्वयं सारे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत के खेतों में क्या बोया जाएगा, भारत की फैक्ट्रियों में क्या बनेगा, भारत की भूमि का कैसे उपयोग किया जाएगा, भारत के संसाधनों का कैसे उपयोग किया जाएगा, भारत के लिए क्या कानून अच्छा रहेगा, क्या अच्छा नहीं रहेगा, ये सारे निर्णय लेने की भारत को पूर्ण स्वतंत्रता है। दूसरा, भारत को अपने बाह्य निर्णय लेने की, बाह्य स्तर पर निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता है। किसी भी विदेश के साथ संबंध स्थापित कर सकता है, संबंध स्थापित कर सकता है, किसी भी संगठन में शामिल हो सकता है। सही है, संगठन में क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है, और शामिल नहीं भी हो सकता है। भारत यूनाइटेड नेशन का सदस्य बन भी सकता है, और जब भारत को लगेगा कि मुझे नहीं रहना है तो उसे ये भी पूरी स्वतंत्रता है। भारत वर्ल्ड बैंक का सदस्य बन सकता है, और भारत जब चाहे वर्ल्ड बैंक से क्या हो सकता है, दूर हो सकता है, सदस्यता अपनी खत्म कर सकता है। भारत दुनिया के किसी भी देश के साथ संबंध स्थापित कर सकता है, भारत दुनिया के किसी भी देश के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर सकता है। यह अधिकार उसको पूर्णतः अधिकार है। क्या है, यह अधिकार उसे पूर्ण अधिकार है। तो भारत के संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब है कि भारत को शासन करने, अपने सभी प्रकार के निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता है। भारत किसी भी देश के अधीन नहीं है, किसी भी संगठन के अधीन नहीं है। भारत अपने सभी निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, चाहे वो आंतरिक निर्णय हो, चाहे वो बाह्य निर्णय हो। भारत पूरी तरीके से सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।
किसी भी देश में जो निर्णय होते हैं वो तीन से संबंधित होते हैं: सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेना, विकास से संबंधित और न्याय से संबंधित। तो संप्रभुता का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि संप्रभुता का मतलब क्या है, क्या होता है संप्रभु का मतलब, प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सही है, नोट डाउन कर लीजिए। तो इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री। क्या है? सॉवरेन, टोटली सॉवरेन, टोटली सॉवरेन। नोट डाउन कर लीजिए, बार बार नोट्स जरूर बनाइए। और आप जब किसी भी टॉपिक को आप जब सही से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आपके प्रॉपर नोट्स होंगे, आप रिवीजन कर रहे होंगे, तो आप देखिएगा कि उससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हो। सही है, आप देखिए, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है, जैसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है, प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है। सही है, तो ये चीज आप समझना। तो अगला जो शब्द है वह शब्द है समाजवादी शब्द। कौन सा शब्द है? समाजवादी। अगला जो है, तो पहला शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा जो शब्द है वो क्या है? समाजवादी शब्द। कौन सा शब्द है? समाजवादी शब्द। तो देखिए, समाजवादी, समाजवादी, सोशलिज्म। देखिए, भारत एक समाजवादी देश है। इस शब्द को, यह मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में इस शब्द का उपयोग नहीं किया गया था। इस शब्द का प्रयोग किया गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह शब्द जोड़ा गया। अब जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में इस शब्द को संविधान में क्या किया गया? जोड़ा गया। अब समाजवाद देखिए क्या है। समाजवाद का जो विचार है उस पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार दिए, लेकिन सबसे जो विचारक है, मेन विचारक जो है वो है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। पहले हम समझेंगे और फिर उसके बाद भारत में बताएंगे कौन सा समाजवाद है। देखिए, कार्ल मार्क्स कहते थे, या कार्ल मार्क्स का मानना था कि किसी भी देश में जो शासन है वह शासन जो है वह पूरी तरीके से राज्य का होना चाहिए। उसमें प्राइवेट लोग जो हैं उनका किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हर कार्य पर जो है वह किसका शासन होना चाहिए? राज्य। राज्य जो है पूर्णतः शक्तिशाली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी शक्तियां राज्य के पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सभी शक्तियां राज्य के पास होनी चाहिए। और ये शक्तियां विशेषकर अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? अर्थव्यवस्था। और अन्य भी हो सकती है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कार्ल मार्क्स कहते हैं, देखिए, अर्थव्यवस्था में होता है, कोई भी इकोनॉमी होता है उसमें दो ही काम होते हैं, पहला वस्तुएं और दूसरा सेवाएं। क्या? अर्थव्यवस्था के अंदर दो काम, वस्तुएं का उत्पादन, वितरण, उनका सही है व्यापार करना, और दूसरी सेवाएं, सर्विसेज प्रोवाइड कराना। क्या कराना? अर्थव्यवस्था का मीन। तो वस्तुओं और सेवाओं का जो है उत्पादन है, उसका वितरण है। सही है, ये जो वितरण जो है ये किसके द्वारा किया जाना चाहिए? राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। अर्थात क्या उत्पादन किया जाए? क्या उत्पादन किया जाए? व्हाट प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्शन जो है वो क्या किया जाना चाहिए? कितना उत्पादन किया जाए? कितना उत्पादन किया जाए? कैसे उत्पादन किया जाए? मशीनों का उपयोग किया जाए कि हाथों से वस्तुएं बनाई जाए? सही है, कहां उत्पादन किया जाए? गांवों में उत्पादन किया जाए कि शहरों में उत्पादन किया जाए? सही है, किसके द्वारा उत्पादन किया जाए? आम जनता के द्वारा उत्पादन किया जाए कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों के द्वारा उत्पादन किया जाए? तो ये सारी जो है, इस पूरी व्यवस्था पर जब नियंत्रण राज्य का होता है तो इसे हम
समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और ऐसे राज्य को हम कम्युनिस्ट राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट। सही है। क्या कहते हैं इसको हम? कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था, कम्युनिस्ट समाजवाद। इससे फायदा क्या है? जब सरकार का पूरी तरीके से सभी संसाधनों पर नियंत्रण होता है तो सरकार क्या करती है? अपनी जनता के लिए अच्छे से उत्पादन करती है, उनका विकास करती है। लेकिन इसका घाटा क्या है कि हर काम, अंदाजा लगाइए आप, सुबह से शाम तक आपके सारे काम सरकार करे। आपके लिए शर्ट बनाने का काम सरकार कर रही है, आपके लिए मोबाइल बनाने का काम सरकार कर रही है, आपके लिए खेती सरकार कर रही है, हर काम सरकार कर रही है। और जब हर काम राज्य करता है तो बहुत सारी समस्याएं क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। अब ये विचार भारत में क्या पूरी तरीके से लागू हो सकता है? इस पर विचार हमारे संविधान निर्माताओं ने किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम समझाते हैं। देखिए, तो जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो यह मुद्दा उठा कि क्या भारत के अंदर जो है, जो अर्थव्यवस्था है, वह क्या, जो अर्थव्यवस्था है वह मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित किया जाना चाहिए या कुछ और तरीका अपनाया जाना चाहिए? तो देखिए, हमारे यहां पर जो थे, जो सोचने वाले लोग थे, वो कई लोग थे, लेकिन सबसे बेहतरीन थे वो थे गांधी जी। गांधी जी का यह मानना था कि अर्थव्यवस्था जो है वो गांव आधारित होनी चाहिए। क्या चाहिए? आधारित हो, आत्मनिर्भर हो, सही है, आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली हो, परिवार के द्वारा संचालित हो, कुटीर उद्योग, मतलब उद्योगों का विकास इस प्रकार किया जाए कि जिससे गांव से लेकर के गरीब व्यक्ति को, पिछड़े व्यक्ति को अर्थव्यवस्था का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके। इस सब के विचार को हम कहते हैं गांधीवादी विचार। गांधीवादी विचार से इस विचार का प्रभाव जवाहरलाल नेहरू पर पड़ा। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। अब उनके सामने यह मुद्दा था कि क्या गांधी जी के विचारों के आधार पर अर्थव्यवस्था को चलाया जाए तो क्या संभव, क्या ऐसा पॉसिबल है? और दूसरा, मार्क्स के आधार पर चलाया जाए तो क्या ये पॉसिबल है? एक और चीज था कि उस समय दुनिया में दो तरीके के विचार थे। एक था पूंजीवादी विचार और दूसरा था समाजवादी विचार। समाजवादी विचार तो आपको समझ में आ गया, कार्ल मार्क्स वाला। और पूंजीवादी में इसमें क्या होता है? निजी क्षेत्र, क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर काम करता है। कौन काम करता है? प्राइवेट सेक्टर। सही है। और इसमें कौन कार्य करता है? पब्लिक सेक्टर कार्य करता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। तो एक तरफ पूंजीवाद था, एक तरफ समाजवाद था। अब नेहरू को अपनी अर्थव्यवस्था का क्या करना था? प्लानिंग करना था। क्या करना था? नियोजन करना था। और गांधी जी के विचारों को तो वो जानते ही थे। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप नोट्स बनाते जाइए आप। सही है। अब प्लानिंग करनी थी तो विकल्प दो थे। तो इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो कर रहा था अमेरिका, और समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा था यूएसएसआर, मतलब रूस। वर्तमान में जो रूस है वो मेन देश था, और भी देश थे इसमें यूएसएसआर में शामिल, तो रूस मेन था। एक तरफ रूस था तो एक तरफ कौन था? अमेरिका था। अब जवाहरलाल नेहरू के सामने ये सोचने का विषय था कि आखिर क्या किया जाना चाहिए। तो नेहरू ने एक नई अवधारणा लेके आए। नेहरू ने प्लानिंग करते हुए मिश्रित कर दिया। क्या कर दिया? मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है इन्होंने अपनाया। पूंजीवाद और समाजवाद, निजी क्षेत्र भी काम करेगा और सरकारी क्षेत्र भी काम करेगा। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ साथ, और इस प्रकार के समाजवाद को नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद कहा। क्या कहा? लोकतांत्रिक समाजवाद, जो कि गांधी के विचारों पर आधारित था। क्या है? गांधी के विचारों पर आधारित था।
सही है। इसे हम गांधीवादी समाजवाद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गांधीवादी समाजवाद भी कह सकते हैं। अब इस लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या किया गया? नेहरू ने उद्देश्य रखा कि हम प्लानिंग इस प्रकार करेंगे कि जिससे जनता का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो। क्या हो? जनता का कल्याण। और इस जनता के कल्याण करने के लिए निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर के जनता के भले के लिए क्या करेंगे? कार्य करेंगे। इसी को नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद कहा। क्या कहा? लोकतांत्रिक समाजवाद कहा। अर्थात एक ऐसा समाजवाद जिसमें राज्य भी शामिल होता है, निजी क्षेत्र भी शामिल होता है, अर्थात सरकारी क्षेत्र भी शामिल होता है और निजी क्षेत्र भी शामिल होता है। एक तरफ सरकार जो है जनता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती है, कानून बनाती है, जिससे जनता के हित क्या रहे, सुरक्षित रहे, जनता का ज्यादा से ज्यादा क्या हो? कल्याण हो। और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहन देता है, जिससे जो है वस्तुओं और सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके, जिससे भी लोगों का क्या हो सके? कल्याण हो सके। तो भारत में क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जिसे हम गांधीवादी समाजवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गांधीवादी समाजवाद भी कहते हैं। तो ध्यान रखना कि भारत में साम्यवादी समाजवाद नहीं है, बल्कि कौन सा समाजवाद है? ये जो समाजवाद है इसको हम कहते हैं कम्युनिस्ट या साम्यवादी समाजवाद। भारत में साम्यवादी समाजवाद नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसका उद्देश्य है लोगों का कल्याण करना और लोगों को आर्थिक न्याय प्रदान करना। क्या प्रदान करना? एक सोशल जस्टिस प्रदान करना। सही है? समझ में आ गया? ये तो समाजवाद। तो भारत में कौन सा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अर्थ समझ में आ गया होगा समाजवाद का। लिख लीजिए। तो किसी भी टॉपिक को आप शॉर्टकट में ना पढ़े, एक बार पढ़ें, आप अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। तो अगला जो शब्द है, वह जो शब्द है वह है पंथ निरपेक्षता। कौन सा है? अगला जो शब्द है वह है पंथ निरपेक्षता। सही है। पंथ निरपेक्ष शब्द सेकुलर, क्या बोलते हैं इसको हम? सेकुलर। देखिए, भारत एक पंथ निरपेक्ष है, जिसे आप धर्मनिरपेक्ष भी सामान्य भाषा में बोलते हैं, लेकिन संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं यूज किया गया है। संविधान के अंदर पंथ शब्द यूज किया गया है। तो देखिए, जो पंथ है, पंथ लैटिन भाषा के वर्ड होता है कल्ट। कल्ट शब्द से बना है। क्या बना है? कल्ट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पूजा पद्धति, वर्शिप सिस्टम। क्या? पूजा पद्धति। अब भारत की जो भारत है वो इसकी अपने स्वयं की, अर्थात भारत राज्य की अपनी कोई पूजा पद्धति नहीं है, कोई विशेष पूजा पद्धति नहीं है। अर्थात भारत का स्वयं का अपना कोई पंथ नहीं है, कोई पूजा पद्धति नहीं है। इसीलिए भारत पंथ निरपेक्ष है। समझ में आया? मतलब भारत का स्वयं का अपना कोई विशेष धर्म या पंथ, धर्म पंथ कह सकते हैं, सही है, धर्म पंथ नहीं है। सही है। देखिए, धर्म, संविधान में धर्म शब्द इसीलिए नहीं यूज किया गया है क्योंकि धर्म एक व्यापक शब्द है। कहा गया है कि धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य वह धर्म है। सही है। पंथ जो है धर्म का ही एक अंग है, जिसमें पूजा पद्धति शामिल होती है। तो हिंदू एक धर्म है, एक व्यापक कॉन्सेप्ट है, उसमें पूजा पद्धति पंथ। तो भारत में पंथ कई हैं, कोई भोले बाबा की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, इसी तरीके से मुसलमान में अल्लाह की इबादत करते हैं। समझ में आया? तो पंथ, तो भारत का अपना स्वयं का कोई पंथ, विशेष पंथ नहीं, बल्कि भारत सभी धर्मों, पंथों के साथ समान व्यवहार करेगा। क्या करेगा? और किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, सबको बढ़ने, सही है, अपने अधिकार को प्रोटेक्ट करने का क्या होगा? अधिकार। सभी को संरक्षण प्रदान करेगा भारत। इसीलिए आपने देखा होगा
जब दुर्गा पूजा होती है तब भी पुलिस प्रोटेक्शन देती है, और जब रमजान होता है, ईद होती है, तब भी क्या करती है? पुलिस प्रोटेक्शन देती है। क्यों? क्योंकि भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, अर्थात भारत एक जो है क्या धार्मिक राज्य अर्थात पंथ राज्य नहीं है। सही है, पर ध्यान रखना कि धर्म और पंथ में अंतर ध्यान रखना है। धर्म एक व्यापक संकल्पना है, हम यहां पंथ की बात कर रहे हैं। धर्म जो है वो एक व्यापक संकल्पना है। इस शब्द को भी संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या किया गया है? जोड़ा गया। क्या किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो पंथनिरपेक्ष शब्द का मतलब समझ में आ गया। तो इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है। सही है। अगले जो शब्द हैं वो आपकी नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगला जो वीडियो है उसको इसके बाद उसको कंटिन्यू देखिए। इससे पहले का जो वीडियो है फर्स्ट लेक्चर वाला वो भी आप देखिए। देखिए ध्यान रखिए, हम आपको शॉर्टकट नहीं पढ़ाते। हम आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं मैं तो वो आपकी समझ विकसित करने के लिए, जिससे आप किसी भी एग्जाम में बैठे आप तथ्यात्मक प्रश्न भी कर पाए, और यदि विश्लेषण वाला प्रश्न जो है यदि वो भी पूछा जाता है तो वो भी आप कर पाए। सही है। इसीलिए कम पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े, एग्जाम के लिए पढ़े। क्यों? क्योंकि एग्जाम यदि आपका निकल गया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसीलिए वन लाइनर जो है तब पढ़ा जाता है जब आपके एग्जाम नजदीक हो। सही है। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तब आप उसको डिटेल में पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद। वासनीति IAS का जो चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। सही है। फेसबुक सोशल जितनी भी साइट हैं वहां पर भी पेज है, ग्रुप्स हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।